Welcome to Crazy Classification, guys. Let's start the chapter Business Research. Introduction to business research. Meaning of research. There are accepted truth and theories in all fields of knowledge. हर फील्ड में कोई ना कोई accepted truth और theories होती ही हैं. The theories with differing level of generality and degree of confirmation existing at a given point of time are known to all. एक समय की कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जिसे जनरली लोगों ने एक्सेप्ट करा होता है और उनकी डिग्री ऑफ कन्फर्मेशन होती है. द इंटेलेक्चुअल ऑफ सोसाइटीज आर ऑलवेज इंक्लाइन टू प्रूव फॉर द फैक्ट्स ऑफ दिस एम्पेरिकल वर्ड्स. जो इस सोसाइटीज़ के इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वो हमेशा इन फैक्ट्स ऑफ द एम्पेरिकल वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश किया करते हैं, जानने के लिए तैयारी कोशिशें करा करते हैं. And confirm the proved truth of his investigation by accepting or correcting the existing theories. मतलब जब वो है ना, उसको जो ट्रूथ होता है उसको कंफर्म करने की कोशिश करते रहते हैं, उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं बाय देयर इन्वेस्टिगेशन, या फिर एक्सेप्टिंग और करेक्टिंग द एग्जिस्टिंग थ्योरीज. उन्हें या तो स्वीकार करते हैं कि ये थ्योरी सही है, या फिर उन्हें करेक्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से जो उनकी इन्वेस्टिगेशन को सूट करती है. सच प्रोबिंग इज कॉल्ड रिसर्च. और इसे बार बार देखना, खोजना कि इसमें क्या दिक्कत है और क्या सही है, इसी को रिसर्च कहते हैं. ऑल रिसर्च इज़ द कलेक्शन ऑफ एविडेंस. सारे जो रिसर्च होती है उनको, उसमें क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस करते हैं, इंफॉर्मेशन एविडेंस इकट्ठा करते हैं फॉर असर्टेनिंग एंड एजम्पशन, ताकि हम किसी मानी हुई चीज़ को, जो एजम्पशन ली गई है, उसे हम असर्टेन कर पाएँ कि ये सही है या नहीं है, किसी हाइपोथेसिस को वेरीफाई कर सकें. Thus, research is a systematic attempt to push back the bonds of comprehension. मतलब रिसर्च एक अटेम्प्ट है कि हम हमारी दिमाग में लगी हुई जो रोक टोक है, जो कॉम्प्रीहेंशन है, अब जो बॉन्ड्स हैं, उनको हम पुश बैक करें और अपनी सोच को बढ़ाएं. एंड सीक बियॉन्ड द हॉरिजन ऑफ आवर नॉलेज. और जो हमें पता है, जो हमारी नॉलेज है, हम उससे बाहर निकलें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, सम ट्रूथ और सम रियलिटी, कुछ सच्चाई और कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ का सामना करें. अब रिसर्च हम करते क्यों हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च. द पर्पस ऑफ रिसर्च इज़ टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर्स. हम आंसर्स ढूंढने की क्वेश्चंस की कोशिश करते हैं रिसर्च के ज़रिए. क्या हम एक साइंटिफिक प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, और जो हमारे मन में क्वेश्चन अराइज होते हैं, या जो जनरल पब्लिक के मन में क्वेश्चन अराइज होते हैं, उनको उनके आंसर्स ढूंढने की हम कोशिश करते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आर वेराइड. लोग रिसर्च अलग अलग रीजंस की वजह से करते हैं, और उनके अलग अलग फोकस या गोल्स होते हैं. दे आर: रिसर्च एक्सटेंड्स द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, सोशल लाइफ एंड इन्वायरमेंट. ये हमारी नॉलेज को बढ़ाता है. ह्यूमन बींग्स कैसे रहते हैं, सोशल लाइफ क्या है, इन्वायरमेंट या. साइंटिस्ट और रिसर्चर्स बिल्ड अप द वेल्थ ऑफ नॉलेज थ्रू रिसर्च फाइंडिंग्स. मतलब वो रिसर्च करके नॉलेज बढ़ाते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और दूसरे को भी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. रिसर्च अनरावल्स द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर. जो नेचर के बारे में ऐसी जो चीज़ें हैं जो इन्हें हम जानते भी नहीं है, और जिनके बारे में हम कई बार सोच भी नहीं सकते, जैसे ग्रेविटी, उसकी भी किसी ने रिसर्च करी है, ताकि जो नेचर में छुपी हुई चीज़ें हैं उनको बताया लगा सके, उनको अनरावल किया जा सके. ब्रिंग टू लाइट हिडन इन्फॉर्मेशन दैट माइट नेवर बी डिस्कवर्ड फुली ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ. अगर हम जैसे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और वैसे ही जीते रहेंगे, तो कुछ जो मिस्ट्रीज़ हैं नेचर की, जो ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई हैं, वो तो कभी सामने नहीं आ पाएंगी. उनके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ती है, उन्हें जानने के लिए. General laws developed through research may enable us to make reliable predictions of events yet to happen. और जैसे अगर हम खोज करते हैं तो हमें जनरल लॉ पता चल जाता है, जिसकी वजह से हम कई प्रिडिक्शंस ले सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है. अब जैसे पहले नहीं पता था कि अर्थक्वेक आने से पहले क्या सिम्टम्स होते हैं, या कोई साइक्लोन आने से पहले क्या सिम्टम्स होता है. फिर कई साइंटिस्ट ने मिलकर उसकी रिसर्च करी, उसके बारे में पता लगाया, तो अब हमें पहले से ही पता चल जाता है, और हम उसके खिलाफ फिर प्रिकॉशंस ले लेते हैं कि अगर बहुत बड़ा साइक्लोन आने वाला है तो उस जगह से दूर चले जाओ, या फिर अगर कंट्रोल कर सकते हैं किसी सिचुएशन को तो उसे कंट्रोल कर लो. ये सब रिसर्च के ज़रिए ही होता है. हम आंसर्स पता लगाते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करते हैं, और प्रिडिक्शंस भी करते हैं, रिलायबल प्रिडिक्शंस जो होती हैं. अप्लाइड रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम. अब रिसर्च कर लिया, अब उसे अप्लाई भी कर रहे हैं, तो हमें सॉल्यूशन मिलता है. अब मान लो हमने किसी चीज़ की खोज कर ली, लेकिन हमने उस चीज़ को खोज करके भूल गए, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा.
हमने उस रिसर्च को जब अप्लाई करेंगे तब हमें उस सॉल्यूशंस मिलेंगे क्वेश्चंस के। सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ह्यूमन रिलेशन प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। हमें अप्लाई करनी होती है रिसर्च को, जिसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। मतलब रिसर्च करी, अब हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो वो अप्लाइड रिसर्च हो गई। रिसर्च ऑल्सो एम्स एट डेवलपिंग न्यू टूल्स। हम रिसर्च करके नए औजार बनाते हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, नए टेक्नोलॉजी बनाते हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज फॉर अ बेटर स्टडी ऑफ अननोन फिनोमिना, जिससे कि हमें आगे की रिसर्च में फ़ायदा मिले। अब जैसे हमने कंप्यूटर बनाया, वो एक रिसर्च थी अपने आप में, लेकिन अब उस कंप्यूटर की मदद से कितनी सारी और रिसर्चें होती हैं, तो वो एज अ टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है आगे की रिसर्च के लिए, टू बेटर स्टडी अननोन फिनोमिनास। रिसर्च एड प्लानिंग एंड दस कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल डेवलपमेंट। रिसर्च प्लानिंग करने में भी मदद करती है। अब कोई चीज़ है, अगर हमें उसकी अच्छे से खबर होगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम उसकी प्लानिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। और उसकी खबर लेने के लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। इवन हमें पढ़ने के लिए भी रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन सा चैप्टर अच्छा है, कौन सा बेकार है, या किस में ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो हम उससे ज़्यादा रिसर्च करके उसमें पढ़ते हैं। और जिसको नहीं कर सकते उस पर एक बार स्टडी मार ली काफ़ी है। फिर आता है डाटा। डाटा आर डिफाइंड एज फैक्ट्स, फिगर्स एक्सेट्रा नोन और अवेलेबल इंफॉर्मेशन। डाटा फैक्ट्स होता है जो हमें फिगर्स में या जिसे हम लिख सकें, वो डाटा होता है। एक टैबुलर फॉर्म में हम लिख लेते हैं उसे। डाटा आर मोर देन फैक्ट्स, फिगर्स, मोर देन इंफॉर्मेशन, इवेंट्स और एक्सपीरियंस, मोर देन मेमोरीज ऑफ अ टेलर ऑफ अ लाइफ हिस्ट्री। ये कोई बनावटी ये एजम्पशंस नहीं होती है। डाटा एक फैक्ट है कि ये होगा ही होगा। ये कोई लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है या सुनी कही कहानी नहीं होती। हम जाते हैं, सर्वे करते हैं, पता करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद जो मेन फैक्ट्स होते हैं, जो ट्रुथ होता है, हम उसे डाटा कहते हैं। डाटा और ऑल रिलीवेंट मटेरियल, सारे रिलीवेंट मटेरियल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि इररिलीवेंट हो, उसे हम डाटा नहीं कहते। एक मीनिंगफुल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम डाटा कहते हैं। पास्ट एंड प्रेजेंट सर्विंग एज अ बेसिस फॉर स्टडी एंड एनालिसिस। जिस चीज़ को हम समझ के मीनिंग निकाल सकें उसकी, और उससे कोई हम जानकारी ले सकें, उसे डाटा कहते हैं। साइंटिफिक मैथड। रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक इंडीवर, इट इन्वॉल्व साइंटिफिक मैथड। जो रिसर्च है ये एक तरह का साइंटिफिक मैथड है। द साइंटिफिक मैथड इन्वॉल्व्स द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। इसमें हम सही सही लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ इंडक्शन एंड डिडक्शन। हम लॉजिकल रीजनिंग से हम लॉजिक लगा के पता चल करते हैं कि कौन सी चीज़ को लगाना है, या कौन से थ्योरी को मानना है, क्या चीज़ सही है, और क्या किस चीज़ को हटाना है, किस चीज़ का डिडक्शन करना है। इंडक्शन। दिस मैथड कंसिस्ट ऑफ स्टडिंग सेवरल इंडिविजुअल केसेस एंड ड्राइंग अ जनरलाइजेशन। इंडक्शन क्या होता है कि हम कई चीज़ें, कई केसेस को स्टडी करते हैं, उनको ध्यान देते हैं, और उसके बाद एक उस चीज़ की स्टडी करके, उसको देख के हम एक फैक्ट निकालते हैं, उससे एक जनरलाइज व्यू निकालते हैं उससे। और दिस मेथड इज़ फॉलोड व्हेन न्यू फैक्ट्स आर स्टडीड। ये मेथड तब फॉलो किया जाता है जब नए फैक्ट्स की हम खोज करते हैं या उनको स्टडी करते हैं। न्यू ट्रुथ्स आर अनकवर्ड। नए जो सच होते हैं उनको डिस्कवर करते हैं। न्यू जनरलाइजेशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम आर रिसर्च प्रोडक्ट। या किसी एक रिसर्च प्रोजेक्ट से हम न्यू जनरलाइजेशंस निकालते हैं, न्यू फैक्ट निकालते हैं, तब इंडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। क्योंकि हम कोई हमने केस स्टडी करी या कोई एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद हमें कोई चीज़ पता चली, तो हमने उससे वो चीज़ निकाली। उस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं। डिडक्शन। डिडक्शन का वैसे लेमैन मीनिंग होता है माइनस करना, डिडक्ट करना है किसी चीज़ को। डिडक्शन इज़ अ रीजनिंग प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू अ साइंटिफिक इंडिविजुअल केस फॉलिंग अंडर द जनरल प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होता है कि जैसे एक माना जाना माना फैक्ट है, कोई एक प्रिंसिपल है जिसे सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब हमने उस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, जो उसे प्रैक्टिकली करके देखा, और स्पेसिफिक इंडिविजुअल केस को जो कि सेम प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, और हमने उस जो को जब अप्लाई किया, तो दिस मेथड इज़ यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बट दिस इज़ नॉट यूजफुल इन अराइविंग एट न्यू ट्रुथ। हम जो पुराना माना गया ट्रुथ है उसे मॉडिफाई करने के लिए या उसे पता लगाने के लिए कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हम डिडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। इससे हम नए ट्रुथ की खोज नहीं करते, बट जो एक्सेप्टेड ट्रुथ है, जो अभी के टाइम पे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम
वो माना जा रहा है उसके बारे में हम पता लगाते हैं कि ये सही मान रहे हैं या नहीं सही मान रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, अब रिसर्च कितने टाइप की होती हैं? डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। कई डिस्क्रिप्टिव होती हैं जो कि डिस्क्राइब करने पे होती हैं, या फिर कुछ होती हैं जो एनालिटिकल होती हैं जो मतलब नंबर्स या पे बेस्ड होती हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स पे बेस होती है जो बोल दो, या फिर अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल होती हैं। कुछ क्वांटिटी पे बेस होती हैं जिसे क्वांटिटेटिव कहते हैं, या फिर क्वालिटेटिव होती हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल होती हैं वर्सेस एम्पिरिकल होती हैं। सम अदर टाइप ऑफ रिसर्च भी इसमें आती हैं। अब रिसर्च करने की मेथड क्या क्या है? सर्वे मेथड, कई लोगों को बुला के उनसे पूछना, सर्वे करना उस चीज़ का। केस मेथड, कोई केस स्टडी करना, कोई घटना हुई उस चीज़ को देखना कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, उस चीज़ को स्टडी करना। एक्सपेरिमेंटल मेथड, मान लो हमें लगता है कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, उसे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसे करके देखते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। हिस्टोरिकल मेथड, कोई बीती बाती बात है उस पर हम बेस्ड अपनी पूरी स्टडी करते हैं कि उस टाइम ऐसा हुआ था, तो फिर उससे हम ये फैक्ट निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये कंपैरेटिव मेथड, दो सिचुएशंस हैं, उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और उसके बाद कोई हम फैक्ट निकालेंगे कि हाँ ये सिचुएशन देखो और ये सिचुएशन देखो, इसमें ये कॉमन है, ये डिफरेंस है, मतलब ये चीज़ करने से ऐसा होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं थोड़े टेक्सचुअल क्वेश्चंस पे, टेक्स्ट के बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। तो सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च? रिसर्च इन अ लेमैन टर्मिनोलॉजी रिफर्स टू अ रिसर्च फॉर नॉलेज। किसी नॉलेज के लिए खोज करना रिसर्च कहलाता है। वन कैन ऑल्सो डिफाइन रिसर्च एज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक रिसर्च फॉर अ पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पता लगाने के लिए साइंटिफिक या सिस्टमैटिक तौर से रिसर्च करना भी फॉर अ पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन, किसी स्पेसिफिक या किसी ठोस इन्फॉर्मेशन के लिए रिसर्च कहलाता है। रिसर्च इज़ एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये एक तरीका है, ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है चीज़ों को पता लगाने के लिए। रिसर्च इज़ एन एकेडमिक एक्टिविटी, ये एक एकेडमिक एक्टिविटी है। एज सच द टर्म शुड बी यूज्ड इन टेक्निकल सेंस, और केवल टेक्निकल सेंस में इसका यूज़ होना चाहिए। देन द टर्म रिसर्च refers to a systematic method consist of initiating the problem, सबसे पहले प्रॉब्लम पता लगाना, formulating a hypothesis, एक सोच का बारे को फॉर्मुलेट करना, जैसे कि मानना किसी चीज़ को, किसी चीज़ की एजम्पशन लेना, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं, हाइपोथेसिस होती हैं। कलेक्टिंग द फैक्ट्स और डाटा, अब हमने सोच लिया कि हाँ, जैसे आइंस्टाइन ने सोचा था ग्रेविटी, नीचे से कोई फोर्स खींच रहा होगा तभी ये जो एप्पल है ये नीचे गिरा, ये उसकी हाइपोथेसिस थी। फिर उसने उसके बारे में रिसर्च करी, डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। जब कोई चीज़, कोई थ्योरी प्रूवन ना हो तो उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, फैक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें एनालाइज किया जाता है, रिसर्च करी जाती है और एक सर्टेन कंक्लूजन पे आते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन टवर्ड्स द कंसर्न प्रॉब्लम और इन सर्टेन जनरलाइजेशन फॉर सम थियोरेटिकल फॉर्मुलेशन। या तो उससे हम किसी सॉल्यूशन निकालते हैं किसी क्वेश्चन का, या फिर हम एक कोई थ्योरी निकालते हैं उन डाटा को अप्लाई करके। रिसर्च इज दस एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज फॉर इट्स एडवांसमेंट। तो रिसर्च जो होता है वो एक कंट्रीब्यूशन होती है अभी की जो नॉलेज है उसे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? Webster's dictionary defines science as a accumulated and accepted knowledge that has been systematized and formulated with reference to discovery of generally truth or operations of general law. वेबस्टर के हिसाब से एक एक्यूमुलेटेड एंड एक्सेप्टेड नॉलेज, कोई पाई गई या फिर मानी हुई जो नॉलेज है उसे हम सिस्टमेटाइज्ड और फॉर्मुलेटेड विद रेफरेंस टू डिस्कवरी ऑफ जनरली ट्रुथ, जो कि सिस्टमाइज की गई है या फॉर्मुलेट की गई है, जिसको बनाया गया है या खोजा गया है और जिसे जनरली लोग सच्चाई मानते हैं, और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ जिस पे फॉलो करता है, जिसे हम कहते हैं कि ये तो होना ही है, वो साइंस है। साइंस इज़ अ बॉडी ऑफ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, ये एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। इट स्टडीज कॉज एंड इफेक्ट्स, वो कारण और उसके बदले में हुए इफेक्ट्स को, एंड ट्राइज टू फाइंड आउट जनरलाइजेशंस विच आर कॉल्ड लॉ ऑफ दैट साइंस। हम जनरल नॉलेज ढूंढते हैं उसमें कि ये
ऐसी चीज़ें जो जनरली होगी ही होगी, ऑलमोस्ट 95% केसेस में ऐसा होगा ही होगा, वो जनरलाइज करना साइंस है, विच आर कॉल्ड लॉ ऑफ दैट साइंस। इट डज नॉट टेल वेदर रिजल्ट आर गुड और बैड। हमें इससे ये नहीं पता चलता है कि जो रिजल्ट आया है वो सही है या गलत है, गुड है या बैड है। इट ओनली डिस्क्राइब्स व्हाट आर द फैक्ट्स। ये केवल फैक्ट्स को डिस्क्राइब करता है बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। इट इज़ लाइक अ लाइट हाउस। ये एक लाइट हाउस की तरह होता है दैट गिव लाइट टू शिप्स टू फाइंड आउट देयर ओन वेज बट डज नॉट इंडिकेट इन विच डायरेक्शन दे शुड गो। ये लाइट हाउस की तरह होता है। लाइट हाउस का जनरली काम क्या होता है, मतलब पहले लाइट हाउस बनते थे, अब तो उतने ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, बट सीज़ में जब या फिर किसी किनारे पे जो वैसे तट होते हैं उन पे लाइट हाउस लगाते थे कि अगर कोई शिप है जो खो गई है तो वो एक लाइट की मदद से कम किनारे तक आ जाए। वो उसे डायरेक्शन नहीं बताते थे, वो ये लोकेशन नहीं बताते थे, उसे उससे कुछ नहीं पता चलता था, बट भूले भटके को मतलब लाइट का सहारा ही, दिए का सहारा हो गया वो तो। बट उससे उन्हें नेसेसिटीज उनकी मिल जाती थी, वो एक शहर आ जाते थे, आगे जाके पता करेंगे तो जगह भी मिल जाएगी, उन्हें खाना तो मिल ही जाएगा कम से कम, और कुछ नहीं मिलेगा तो ये हेल्प करते हैं फॉर लॉस्ट शिप टू फाइंड आउट देयर ओन वेज बट डज नॉट इंडिकेट इन विच डायरेक्शन दे शुड गो। वो ये नहीं बताते कि किस तरफ जाना चाहिए, बट उस समय उनकी मदद करते हैं। द शिप हैव टू फाइंड देयर ओन डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइट। और लाइट की मदद से शिप को अपने लिए डायरेक्शन खोजनी पड़ती है। वॉट इज नॉलेज? नॉलेज मीन्स स्टेट ऑफ नोइंग अबाउट अ पर्टिकुलर फैक्ट और सिचुएशन। नॉलेज किसी चीज़ की जानकारी रखने को नॉलेज कहते हैं। क्यूरियोसिटी और इंक्विजिटिवनेस इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट आवर सेल्फ, आवर इंस्टीट्यूशंस, आवर इन्वायरमेंट, आवर प्लानट एंड यूनिवर्स इज इनहेरेंट इन अस। अब जो इंसान है वो इंसानी हरकतें तो करेगा ही, और उसकी इंसानी हरकतों में क्यूरियोसिटी भी एक चीज़ आती है। हमें चीज़ों को जानने की ललक है, उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ पता हो। ये ह्यूमन नेचर है और इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। हर बंदा किसी ना किसी चीज़ के लिए क्यूरियस होता है, चाहे वो साइंस को लेके हो, कुछ लोग आर्ट्स को लेके क्यूरियस होते हैं, कुछ लोग अपने आप को लेके क्यूरियस होते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को लेके क्यूरियस होता है। ये ह्यूमन बिहेवियर है। जैसे ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, वैसे ही ह्यूमन एक क्यूरियस एनिमल भी है, जिसको दूसरों के बिजनेस में ना कराना बहुत पसंद है। ह्यूमन नॉलेज टेक्स द फॉर्म ऑफ बिलीफ ऑफ जजमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर फिनोमिना। इन लोगों को बिलीव करना या जजमेंट पास करना बहुत पसंद है, और ये बहुत ही अच्छा फिनोमिना है। द बिलीव्स विच आर सपोर्टेड बाय एविडेंस आर कॉल्ड नॉलेज। और जो बिलीव जिनके साथ में एक एविडेंस जोड़ दिया जाए, एक्सपेरिमेंट करके हम ये पता लगा लें कि ये सच है या नहीं है, क्या हम इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम प्रूफ कर सकते हैं तो फिर वो हमारी नॉलेज बन जाती है, और अगर प्रूफ नहीं कर सकते तो फिर वो बिलीफ ही रहते हैं जब तक मानो। वॉट इज इंडक्टिव लॉजिक? इंडक्शन इज वन ऑफ द मैथड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस। इंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इंडक्शन का मेनली मीन्स होता है कि हम किसी की हेल्प से अगर कुछ गेन करते हैं तो उसे इंडक्शन कहते हैं। इज़ वन ऑफ द मैथड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस। हम अगर किसी चीज़ में अपना लॉजिक लगाते हैं तो हम उसे इंडक्शन कहते हैं। इंडक्टिव मैथड कंसिस्ट ऑफ स्टडिंग सेवरल इंडिविजुअल केसेस एंड ड्राइंग अ जनरलाइजेशन। हम क्या करते हैं इंडक्टिव मैथड में, कई सारे इंडिविजुअल एक एक केसेस को हम स्टडी करते हैं, और उसमें हम ढूंढते हैं कि क्या चीज़ जनरल है, क्या चीज़ कॉमन है, और उस कॉमन चीज़ को हम निकाल के बोलते हैं कि ये फैक्ट है। ठीक है। द देयरफॉर इंडक्शन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन एंड जनरलाइजेशन। तो इंडक्शन में मेनली दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व करते हैं सारे केसेस में कि क्या क्या चीज़ हो रही है, क्या क्या चीज़ हो रही है। फिर हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन। हम उसमें जो जनरल चीज़ें हैं जो हो ही रही हैं, सब केसेस में हो रही हैं, हम उन्हें ढूंढते हैं और उससे हमारा फैक्ट निकलता है। Conclusions from inductions are tentative inferences and they are subject to further confirmation based on more evidence. जो इंडक्शन मेथड से कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं वो टेंटेटिव होते हैं और उसमें थोड़ा बहुत इन्फ्रेंसेस रहते ही हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस रहता है देयर। तो ये मतलब बिल्कुल ठोस नहीं होते। हमने एक जनरली एक माना, मतलब कई जगह हुआ तो हमने मान लिया कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ भी हमें एविडेंस लगाना चाहिए। अगर मान लो कि कोई बीमार हो रहा है
हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। हम कह रहे हैं सब गंदा पानी पी रहे हैं तो सब गंदे पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि एयर में पोल्यूशन भी हो। हमें उसका एविडेंस निकालना पड़ेगा कि केवल उसी पानी की वजह से हो रहे हैं या और भी कोई चीज़ है जो अफेक्ट कर रही है, क्योंकि नॉलेज पूरी लेनी चाहिए। What is meant by deduction? Deduction is a reasoning process of applying a general principle to a specific individual case falling under the general principle. डिडक्शन एक प्रोसेस है अप्लाई करने का एक जनरल प्रिंसिपल को, जो कि उसी जनरल प्रिंसिपल में आता हो। जैसे कि मान लिया कि क्या करें, लोग पहले मानते थे कि अर्थ फ्लैट है, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, वही ले लेते हैं कि लोग मानते थे कि अर्थ फ्लैट है। तो क्यों मानते थे वो? क्योंकि उन्हें दिखता था कि अर्थ फ्लैट है, उन्हें 95% तो था कि फ्लैट है, तो उन्होंने मान लिया कि फ्लैट है। बट फिर एक बंदे ने देखा कि सनराइज़ हो रहा है और हमें जो अगर हम काफ़ी दूर देखें, बहुत ज़्यादा दूर, तो हमें सर्कुलर दिखने लगता है, तो उन लोगों ने मान लिया कि सर्कुलर है। बट फिर उसकी स्टडी करी गई, तो हमने क्या किया, पहले फ्लैट था, फिर हमने उस प्रिंसिपल को अप्लाई करके देखा कि अगर हम दूर दिखते हैं तो हमें फ्लैट क्यों नहीं दिखता। अगर हम दूर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा दूर, तो थोड़ा सर्कल में क्यों आ जाता है। जैसे अगर हम नदी में जाके देखें या ओशियन से देखें तो काफ़ी दूर तक फैला होता है, बहुत दूर तक नजर आती है, तो थोड़ा सर्कुलर दिखने लगता है, अगर नोटिस किया हो तो हमने उस जो पुराने माने गए प्रिंसिपल था उसे अटैच किया कि हमें तो नहीं दिख रहा, और उसे हमने डिडक्ट किया। इट इज़ रिगार्डेड एज रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू अ पर्टिकुलर। किसी जनरल को हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल के हम रीज़न कर रहे हैं और उस चीज़ को कह रहे हैं कि ये गलत हो सकता है। The deductive method of moving from general assumption to specific application is useful for solving problems. इससे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलती है, बट इट इज़ नॉट यूजफुल इन अराइविंग एट न्यू ट्रुथ। लेकिन हम इससे नई सच्चाई के बारे में यूजुअली नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम पुरानी को ही कर रहे हैं कि ये सही है या नहीं है, हम इससे नई का नहीं कर रहे हैं। द इंडक्टिव प्रोसेस ओवरकम दिस लिमिटेशन ऑफ डिडक्टिव प्रोसेस। हम इंडक्टिव प्रोसेस में न्यू प्रोजेक्ट लाते हैं, न्यू थ्योरीज लाते हैं, और डिडक्टिव में पुरानी को ही मॉडिफाई या करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस रिसर्च? द ब्रांचेस ऑफ बिजनेस रिसर्च आर एज फॉलोज। Number 1, management research. It focuses on planning, organizing, staffing, communicating, coordinating and motivating. मैनेजमेंट में मेनली प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करना, कम्युनिकेट करना और कोऑर्डिनेट करने के लिए ही होती है, मोटिवेट करने के लिए ही होती है। फॉर एग्जांपल, अ रिसर्च स्टडी थ्रू correlation analysis of profit and dividend helps to predict and decide profitable dividend for future years. अगर हम एनालिसिस करें अभी के प्रॉफिट्स का और डिविडेंड्स का, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्रोबेबली कितना डिविडेंड फॉर फ्यूचर ईयर्स के लिए होगा। कि मान लो अगर हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि अभी तक कितना डिविडेंड लोगों को मिला है, तो हम उस हिसाब से उस चीज़ को एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हाँ अभी लोगों को अच्छा डिविडेंड मिल रहा है तो मैं खरीदूंगा शेयर्स, तो मेरे को भी अच्छा मिलेगा। फिर आती है अकाउंटिंग रिसर्च कि फाइनेंशियल फोरकास्ट, ब्रेक इवन इन एनालिसिस एक्सेट्रा आर पार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग रिसर्च। किसी बंदे की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, उसे ब्रेक इवनली इसे मेनली पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में तोड़ तोड़ के देखना है कि इस मंथ में इसका अच्छा जा रहा है, उस मंथ में उसका बेकार जा रहा है, और अकाउंट्स के हिसाब से फाइनेंशियली उसे एनालाइज करने को अकाउंटिंग रिसर्च कहते हैं। This is used as a basis for reports to management, shareholders, investors, tax authorities, and other interested parties. Marketing research. Before a product is launched, the market research team of an organization, through a pilot survey, make uses of various techniques of statistics to analyze data on population, purchasing power, consumer behavior, competition, and a host of other aspects. मार्केटिंग रिसर्च, जो मार्केटिंग टीम होती है वो किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले काफ़ी सारी रिसर्च करती है, सर्वेस करती है कि लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आएगा या नहीं आएगा, लोगों को उसकी नीड है कि नहीं है, या काफ़ी जगह से काफ़ी तरीक़ों से स्टैटिस्टिक्स लाती हैं कि पॉपुलेशन क्या है,
अब यूथ को ज़्यादा पसंद आएगा तो यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। अगर हम बुड्ढों के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन है ही नहीं, तो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल कैसे होगा? या फिर परचेजिंग पावर कितनी है, क्या प्राइस रखना चाहिए, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा रहेगा, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, या हॉर्ड ऑफ अदर एस्पेक्ट्स, या फिर और भी जो सारे एस्पेक्ट्स अफेक्ट करते हैं इसको। मार्केटिंग रिसर्च उन सबकी सबकी रिसर्च करती है। Analysis of sales volume in relation to purchasing power. Concentration of population is helpful in establishing sales territories. Population से हम पता लगाते हैं कि जैसे कहाँ पे क्या चीज़ बिकेगी। अगर कहीं पे भगवान को बहुत माना जाता है तो वहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ या भगवान का पूजा का सामान ज़्यादा मिलेगा। बट अगर वहाँ कहीं पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उन्हें अल्लाह की पूजा के लिए भी जो भी सामान लगता होगा वो ज़्यादा बिकेगा। तो रूटिंग ऑफ सेल्समैन्स एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव सेल्स। Personal management research. In the process of manpower planning, a personal department makes research studies of wage rates, incentive plans, cost of living, labor turnover rates, employment trends, training and development programs. पर्सनल मैनेजमेंट रिसर्च क्या करती है? किसी पर्सनस के लिए जो रिसर्च की जाती है उन्हें पर्सनल मैनेजमेंट रिसर्च कहते हैं। कि अगर एक कंपनी है तो उसमें एचआर जो होता है उसका वो रिसर्च करता है, प्लान करता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या चीज़ दें कि एफिशिएंट भी हो, उनके लिए सफिशिएंट भी हो और कंपनी को ज़्यादा खर्च भी ना आए। रिसर्च स्टडीज़ करते हैं कि क्या वेजेस के रेट चल रहे हैं तो उस हिसाब से पैसे देते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी देते हैं, लेबर टर्नओवर रेट्स देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंडिंग क्या चल रहा है उस हिसाब से भी देते हैं कि अगर किसी प्रोफाइल में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और फिर उन्हें वो कम देंगे तो फिर उनके यहाँ काम कौन करेगा, तो उस हिसाब से ट्रेंड के हिसाब से भी देते हैं। और ट्रेनिंग देते हैं कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनके बारे में। तो ये सब रिसर्च से पता चलता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, वेज को बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं है, या पहले ही सफिशिएंट हम दे रहे हैं, इसकी हमें रिसर्च करनी होती है। रिसर्च इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट रिसर्च एज अ टूल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ 3 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ऑपरेशन। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 3 तरीके के फेजेस ऑफ ऑपरेशन होते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थ्रू कंटिन्यूअल कॉम्पिलेशन ऑफ फैक्ट। हम इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कई सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके और उन्हें लगातार समझ के, जैसे कई सारे ईयर्स के हमने फैक्ट्स ले लिए कि इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी जा रही है, और उसके बेसिस पे अगर हम कोई जनरलाइजेशन करते हैं तो उसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है। डायग्नोसिस ऑफ इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस एंड एनालिसिस ऑफ फोर्सेस अंडरलाइंग देम एंड प्रोग्नोसिस द प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट। हम जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनको डायग्नोस करते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स टेक प्लेस होता है, उनका एनालिसिस करते हैं ऑफ द फोर्सेस अंडरलाइंग देम एंड प्रोग्नोसिस करते हैं, दैट इज़ प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर। और उसके हिसाब से, उस इवेंट का डायग्नोसिस के हिसाब से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। Research in social sciences. Research in social sciences is concerned both with knowledge for its own sake and with knowledge for what it can contribute to practical concerns. हम सोशल साइंस की नॉलेज लेते हैं, सोशल साइंस के लिए रिसर्च करते हैं, जो कि विच इज़ concerned both with knowledge for its own sake and with knowledge for what it can contribute to practical concern, जो सोसाइटी की भी मदद कर सके और हमारी भी मदद कर सके। What are the bases used for classifying research into different types? किस किस तरह से हम रिसर्च को क्लासीफाई कर सकते हैं, किस किस टाइप की रिसर्च हो सकती है। Although any typology of research is invariably arbitrary, research may be classified crudely according to its major intents or the method. According to intent, research को हम classify कर सकते हैं as a pure research. Pure research is undertaken for the sake of knowledge without any intention to apply it in practice. केवल हम नॉलेज के लिए अगर किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं तो उसे प्योर रिसर्च क्या करते हैं, हमें उसे अप्लाई करना होगा या नहीं करना होगा प्रैक्टिस में, ये तो बाद में पता चलेगा। अब नेक्स्ट आता है अप्लाइड रिसर्च. Applied research is carried on to find solution to a real life problem requiring an action or policy decisions. अप्लाइड रिसर्च किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है. ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है या एक्शन ओरिएंटेड होती है, कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके खिलाफ
हमें या उसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे कि हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके लिए हम अप्लाइड रिसर्च यूज़ करते हैं। फिर है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जो एक्सप्लोर करने के लिए होता है। जैसे कि अगर कोई चीज़ है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज़ प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ एन अनफैमिलियर प्रॉब्लम अबाउट विच रिसर्चेज हैज़ लिटिल और नो नॉलेज। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम उसे एक्सप्लोर करने के लिए, उसके बारे में चीज़ें जानने के लिए रिसर्च करते हैं, तो हाँ, उसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन विद एडिक्वेट इंटरप्रिटेशन। अगर हम किसी चीज़ का फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हम उसकी एडिक्वेट, जो कि एकदम बिल्कुल करेक्ट है, एडिक्वेट इंटरप्रिटेशन करें, तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिसर्च है। फिर आता है डायग्नोस्टिक रिसर्च। इट इज़ सिमिलर टू डिस्क्रिप्टिव स्टडी बट विद अ डिफरेंट फोकस। इसका फोकस डिफरेंट रहता है, बट होती डिस्क्रिप्टिव टाइप की ही है। इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड डिस्कवरिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, वाई इट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। इट एम्स एट आइडेंटिफाइंग द कॉजेज़ ऑफ अ प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम का कॉज क्या है, ये किस वजह से हो रहा है, एंड द पॉसिबल सोल्यूशन फॉर इट, और उस जिस वजह से भी हो रहा है, उस वजह को हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकालना। फिर आती है इवेल्युएशन स्टडीज़। इट इज़ मेड फॉर असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड, और फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एरिया। मान लो हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अब उसके बाद हमारे उस प्रोजेक्ट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, या उसके क्या क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, पब्लिक में कैसा इफ़ेक्ट आ रहा है, क्या फीडबैक आ रही है, उसको हम इवेल्युएट करने को इवेल्युएशन स्टडीज़ कहते हैं, जो कि एक इवेल्युएशन टाइप ऑफ रिसर्च है। फिर आता है एक्शन रिसर्च। इट इज़ कंकरेंट इवेल्युएशन स्टडी ऑफ एन एक्शन प्रोग्राम लॉन्च फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन। कोई सिचुएशन चल रही है, हमने उसको सॉल्व करने के लिए एक एक्शन लिया, अब उसको हम कॉन्करेंट उसका इवेल्युएशन करेंगे, लगातार उसको देखेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, तो इसे एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो इसमें हम स्टडी करते हैं ऑफ एन एक्शन प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया हुआ है। उसके बाद हम चाहें तो इसे रिसर्च को एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ स्टडी, कि हम रिसर्च किस तरह से कर रहे हैं, उसकी अकॉर्डिंग हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है जिसमें कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हम एक्सपेरिमेंट करके जो रिसर्च करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ डिज़ाइन टू असेस द इफेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल्स ऑन अ फिनोमिना बाय कीपिंग द वेरिएबल कांस्टेंट और कंट्रोल्ड। एक्सपेरिमेंट रिसर्च में हम क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक सिचुएशन को वैरी कर रही हैं, जो किसी सिचुएशन पे इफ़ेक्ट डाल रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उन फैक्ट्स को ले लेते हैं, उन चीज़ों को ले लेते हैं, और उनमें से कुछ को कांस्टेंट कर देते हैं और एक को चेंज करते रहते हैं, और उस चेंज की वजह से जो इफ़ेक्ट आ रहा है उससे हम पता लगाते हैं कि जो पर्टिकुलर फैक्ट है वो पूरी सिचुएशन पे क्या और कितना असर डाल रहा है। तो ये हम इसे एक्सपेरिमेंट करके पता लगाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम जान पाएँ बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रख के कि कितना फ़र्क किसकी वजह से आ रहा है। फिर है नेक्स्ट सर्वेस। Survey is a fact-finding study. It is a method of research involving collection of data directly from a population or a sample thereof at particular time. सर्वेस में हम क्या करते हैं कि हम फैक्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल ले लेते हैं या फिर एक सैम्पल ग्रुप ऑफ पीपल ले लेते हैं और हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं, वो आंसर लिख के देते हैं। इट कैन बी इन रिटर्न और ओरल फॉर्म, और हम उससे फैक्ट्स पता लगाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो इसे सर्वेस कहते हैं। फिर आती है हमारी केस स्टडी। केस स्टडी इज़ एन इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ अ पर्सन। अगर हम किसी भी चीज़ की या किसी पर्सन की या किसी सोशल ग्रुप की हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, मतलब बहुत ध्यान से उसको स्टडी करते हैं और अच्छे से उसे समझते हैं। इट कैन बी अ प्रोसेस, अ सिचुएशन, अ प्रोग्राम, अ कम्युनिटी, एन इंडिविजुअल, एन इंस्टीट्यूशन और एनी अदर सोशल यूनिट. Its purpose may be to understand life cycle of unit under study or interaction between factors that explain the present status or
डेवलपमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। हम हो सकता है कि लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर प्रेजेंट स्टेटस को जानने की कोशिश कर रहे हो, या डेवलपमेंट कैसा हुआ है अभी तक के टाइम में उसे जानने की कोशिश कर रहे हो। बट हम इसमें क्या करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं और उस चीज़ को समझते हैं कि डेवलपमेंट या वो चीज़ है भी कि नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द वेरियस मैथड्स ऑफ रिसर्च, कि क्या क्या मैथड होते हैं। तो द वेरियस मैथड ऑफ रिसर्च आर सर्वे मैथड, कि हम पता लगाएं एक ग्रुप ऑफ पीपल से या सैम्पल से, पूछें उनसे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स नोट डाउन करके डाटा कलेक्ट करें। ऑब्जर्वेशन मेथड, कोई सिचुएशन हो रही है और हम उसे काफ़ी ऑब्जर्व करें, उसे देखें और उससे पता लगाएं कि एक फैक्ट निकालें, एक कंक्लूज़न निकालें। या केस मेथड, किसी चीज़ की इन डेप्थ स्टडी करें फिर पता लगाएं। एक्सपेरिमेंटल मेथड, बाकी की चीज़ों को कांस्टेंट रख के एक को वेरिएबल करके एक को चेंज करते करते हम इफेक्ट देखें उसका। हिस्टोरिकल मेथड, पुराने में हिस्ट्री में अगर कुछ हुआ है तो उससे करके। या कंपैरेटिव मेथड, किन्हीं दो केसेस को या सिचुएशंस को कंपेयर करके हम रिसर्च कर सकते हैं। The link for notes is in description, and thank you so much guys.